हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। बच्चों, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज जिस टॉपिक को हम लोग टच कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। यानी ये कहानी है एक ऐसे सुल्तान की जो बहुत ही ज़्यादा धर्मपरायण माना जाता था। जी हाँ, जिसके घर में कोई नौकर चाकर नहीं था, टोपियां सिलता था, कुरान की नकल करता था और उससे जो आय होती थी उससे उसके घर का खर्च चलता था। बच्चों, आज एक बड़ी ही यूनिक पर्सनालिटी का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। कहा जाता है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बनना नहीं चाहता था, लेकिन तुर्कानी चहलगानी के सरदारों ने इसे सुल्तान बनाया था। और यहीं से ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहां पर सभी बच्चों से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप अनअकैडमी को फुली यूज़ करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से अनअकैडमी का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। जी हाँ, सर्च के बटन पे जाएंगे और मेरा प्रोफाइल नेम सर्च करेंगे, MOHDNADIM, और यहाँ पर बच्चों आप मुझे फॉलो करेंगे। फॉलो करने का मकसद बस इतना है कि मेरी जो एक्टिविटी है वो आपको शो होगी। ठीक है बच्चों, मेरी एक्टिविटी आपको शो होगी और यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये कुछ लोगों को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के ऐप पर इस समय क्लासेस ले रहे हैं बच्चों। तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं, अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर स्टडी करते हैं तो आप इन टीचरों से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं उन बच्चों को कुछ बताना चाहूँगा जो अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर पढ़ने के इच्छुक हैं। अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर स्टडी करना चाहते हैं बच्चों, अनअकैडमी जिस तरह से यूट्यूब पर फ्री क्लासेस देती है उसी तरह उसका एक अपना रिजर्व चैनल भी है। तो वहाँ पर वो एडमिशन लेकर बच्चों को अपनी तरफ से पढ़ाती है। तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर स्टडी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी दो तरीके से एडमिशन लेती है। पहला तरीका ये है, इसको हम प्लस कहते हैं बच्चों। ये अनअकैडमी का नॉर्मल एडमिशन प्लान है। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि आपको अनअकैडमी आपका एडमिशन लेती है, फिर आपको अपनी तरफ से जो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, उसी तरह से अनअकैडमी आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर प्लान दिए गए हैं, जैसे 1 साल का प्लान, 2 साल का प्लान और 3 साल का प्लान। अनअकैडमी पर 1 साल की जो फीस है 49,500 रुपीज़ है, 2 साल की फीस 72,000 रुपीज़ है, 3 साल की फीस 90,000 रुपीज़ है। लेकिन बच्चों, इसमें भी आप 10% अपनी फीस को कम कर सकते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर देख रहे हैं एक कोड दिया गया है MNUS, ये बच्चों रेफरल कोड है। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि हैव ए रेफरल कोड, क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है, तो उस कोड की जगह आप डाल दीजिए MNUS। जी हाँ बच्चों, जैसे ही आप MNUS यूज करेंगे आपकी फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे एक साल की जो फीस है 49,500 रुपीज़ है, कोड डालेंगे MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद ये फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज़। 2 साल की फीस है 72,000 रुपीज़, कोड डालेंगे MNUS, 10% के बाद 2 साल की फीस है 72,000 रुपीज़, कोड डालेंगे MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद फीस हो जाएगी आपकी 64,800 रुपीज़ ओनली। 3 साल की जो फीस है वो 90,000 रुपीज़ है, कोड डालेंगे MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद फीस हो जाएगी आपकी 81,000 रुपीज़ ओनली। तो बच्चों यहाँ पर जो कोड आप देख रहे हैं, अब एक मसला है कि आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर हम कोड लगाएंगे तो क्या आप ही की सिर्फ क्लासेस देख पाएंगे? नहीं, सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि किसी भी टीचर की क्लास आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप कोड की जगह MNUS यूज करते हैं तो किसी भी नए बैच में आपको जुड़ना है तो आप बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सही है, क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़िए। अनअकैडमी का जो दूसरा एडमिशन प्लान है उसको हम आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। ये अनअकैडमी का स्पेशल प्रोग्राम है बच्चों। स्पेशल है इसलिए इसमें फीस भी ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि इसमें स्पेशल ये है कि आपको एक कोच या गाइड भी मिलेगा, समझ में आ गया, जो हर समय जरूरत के हिसाब से आपकी मदद करेगा। यहां पर देख सकते हैं कि 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए एडमिशन का पूरा प्लान मौजूद है। जैसे आप देखिए आइकॉनिक में 1 साल के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो फीस है 74,500 रुपीज ओनली। 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 1,15,750 रुपीज। 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 1,53,750 रुपीज। ठीक है बच्चों, फिर वही प्रोसेस यहाँ पर है, कोड की जगह MNUS डालिए, 10% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 1 साल की फीस है, जैसे 1 साल की फीस है 74,500 रुपीज, कोड डालेंगे MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फीस हो जाएगी 67,050 रुपीज। 2 साल की फीस है 1,15,750 रुपीज, कोड डालिए MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फीस हो जाएगी 1,04,175 रुपीज। 3 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फीस है 1,53,750 रुपीज, कोड डालेंगे MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद फीस हो जाएगी ये सामने जो दिख रहा है। तीन साल की फीस है 1,53,750 रुपीज। 3 साल की फीस है 1,53,750 रुपीज, कोड डालेंगे MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फीस हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब तो समय आ ही चुका है क्लास का और हम लोग सीधे सीधे आते हैं क्लास पर अपने। ठीक है, तो आइए। यहां पर आपको बता दूं कि यहां भी है कि अगर आप ऑप्शनल और GS साथ पढ़ना चाहते हैं तो भी यहां पूरा प्लान है। कोड डालिए MNUS, 10% आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। ये चीज आप देखिए, अनअकैडमी ने नए बैचेस शुरू किए हुए हैं। अगर आप कोई नए बैचेस से जुड़ना है तो आप कोई भी बैच सेलेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। कोई भी अपने पसंदीदा एजुकेटर के साथ आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, शुरू करिए। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां कोड की जगह आप यूज करेंगे MNUS, 10% डिस्काउंट के लिए। यहां पर एक चीज और देखना है बच्चों, कम्बैट के नाम से अनअकैडमी एक प्रतियोगिता चला रही है। आप इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। संडे के दिन ये प्रतियोगिता होती है। जीतने वालों को मिलते हैं ढेरों इनाम। अब जो है सीधे आ जाइए क्लास पर। तो बच्चों यहाँ सामने स्क्रीन पर सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का फोटो है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का
हेडिंग है और चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको रज़िया सुल्तान के बारे में बताया और मैंने ये भी बताया कि रज़िया की मौत के बाद 14 सुल्तान बनाए गए और 14 सुल्तानों की हत्या हुई थी। आप अंदाज़ा लगाइए, तुर्कान चहलगानी के लोगों ने इतना ज़बरदस्त तरीके से सुल्तानों की हत्या की। कहा जाता है सुल्तान बनाए जाते थे और अगर सुल्तान तुर्कान चहलगानी की नाफरमानी करते थे, तुर्कान चहलगानी की आज्ञा नहीं मानते थे, तो उनका कत्ल कर दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था। इस तरह से टोटल लगभग 14 सुल्तान बनाए गए और इनकी हत्या हुई। उन्हीं सुल्तानों में एक सुल्तान का नाम आता है, मतलब तुर्कान चहलगानी ने सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के पोते को दिल्ली का नया सुल्तान बनाया। समय देख रहे हैं 1246 ईस्वी। तो ये कौन था? तो बच्चों ये था सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश का पोता सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। 1246 में दिल्ली का सुल्तान बना। तुर्कान चहलगानी ने इसे सुल्तान बनाया। नोट कर लेंगे, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जो सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश का पोता था, 1246 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। 1246 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सभी बच्चे नोट करेंगे। सभी बच्चे नोट करेंगे। ठीक है, हो गया। ये इल्तुतमिश का पोता था, 1246 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। अच्छा बच्चों, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुर्कान चहलगानी के लोग जो है सुल्तान इल्तुतमिश के खानदान से ही चुन रहे थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद सिंहासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कहने का मतलब ये है कि इतना तो उनके अंदर डर था कि उन्होंने शासन की सत्ता अपने हाथों में नहीं ली। उन्होंने सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के खानदान से ही किसी आदमी को सुल्तान बनाया। ये बात तो थी। कहा जाता है कि इस बार सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया 1246 ईस्वी में। बच्चों, कहा जाता है कि ये सुल्तान जो है बड़ा ही धर्म पारायण व्यक्ति था। कहा जाता है पहली चीज़ तो ये कि सुल्तान ये बनना चाहता नहीं था, मतलब ज़बरदस्ती नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। थोड़ा सा एक अलग सोच का इंसान, धर्म पारायण व्यक्ति था ये, बहुत ही ज़्यादा। इसके बारे में कहा जाता था कि ये, नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये धर्म पारायण व्यक्ति माना जाता था। धर्म पारायण व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, ये सुल्तान थोड़ा संत मिजाज का सुल्तान था। बहरकैफ 1246 ईस्वी में सुल्तान तो इसको बना दिया गया। कहा जाता है कि ये ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जो अपने खजाने से एक भी रुपया नहीं लेता था। ये कहता था कि खजाने का जो पैसा है वो जनता की अमानत है और मैं इस खजाने से एक रुपया भी नहीं लूंगा। तो घर का खर्च कैसे चलता था? कहा जाता है कि इसके घर का खर्च ये टोपियां सिलता था, कुरान की नकल करता था, उससे जो आय होती थी उससे इसके घर का खर्च चलता था। है बच्चों, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार। ये टोपियां सिलता था, कुरान की नकल करता था, उससे जो आय होती थी उससे इसके घर का खर्च चलता था। टोपियां सिलता था, कुरान की नकल करता था, इससे जो आय होती थी इससे इसके घर का खर्च चलता था। ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि मतलब इस सुल्तान के बारे में कहा जाता है चूंकि तुर्क चालीसा का बहुत ज्यादा दबाव था इसके ऊपर, कंप्लीटली दबाव था। 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था वो क्या कहलाता था बच्चों? तुर्कान चहलगानी या तुर्क चालीसा।
कितने सरदार थे? 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्क चालीसा के नाम से जाना गया। ये तो आपको पता ही है, ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। 40 गुलाम सरदारों का दबाव बहुत ज्यादा था। कहा जाता है कि इसके बारे में इतिहासकार मिनहाजुस सिराज ने कुछ लिखा है। आपको मैंने बताया ना कि उस जमाने में एक इतिहासकार ऐसा था जिसने अपनी आंखों देखी हाल अपनी किताब में लिखी है। उसकी किताब का नाम है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी, ये किसकी किताब है बच्चों? ये किताब है तबकाते नासिरी। ये किताब है इतिहासकार मिनहाजुस सिराज की। ये किताब है मिनहाजुस सिराज की। इस किताब में उसने इस सुल्तान के बारे में बताया है कि कहने का मतलब यह है कि सुल्तान ये नाम का था। मतलब हालत ये थी कि ये लिखता है कि सुल्तान ने कंप्लीटली आत्मसमर्पण कर दिया था, फुल्ली सरेंडर कर दिया था। इसके बारे में इतिहासकार लिखता है कि ना तो वो उनकी मर्जी के बगैर खाना खाता था, ना पानी पीता था, ना तो वो अपने पैरों को हिला सकता था। ठीक है, और इस तरह की बात इतिहासकार मिनहाजुस सिराज लिखते हैं कि कंप्लीटली, मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि सुल्तान ने सब कुछ तुर्कान चहलगानी को दे दिया था। अब यहां पर एक मसला है कि ये 40 सरदार थे। कितने सरदार थे बच्चों? 40 गुलाम सरदारों का ये जो दल था, जिसे हम तुर्कान चहलगानी के नाम से जानते हैं, उनमें ना एक सरदार लीड कर रहा था। उन 40 में एक सरदार जो है उन्हें लीड करता था। जानते हैं उस सरदार का क्या नाम था? जी हाँ, ये वही सरदार था जो आगे चलकर इतिहास में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अब आप समझ गए उस सरदार का नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था बच्चों? गयासुद्दीन बलबन नाम था इस सरदार का, जो इन 40 को लीड कर रहा था। चलिए आइए देखा जाए कि क्या हुआ। हम यहां पर बात कर रहे हैं गयासुद्दीन बलबन की, जो उन 40 सरदारों को लीड कर रहा था। गयासुद्दीन बलबन 40 को लीड कर रहा था। ये कहा जाता है कि 40 को लीड, गयासुद्दीन बलबन 40 सरदारों को लीड कर रहा था। कहा जाता है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने उस जमाने में सुल्तान की 2 निशानियां, बच्चों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि सुल्तान की 2 निशानियां थी। उस जमाने में सुल्तान को पहचानने के 2 तरीके थे। एक तो यह था कि नगाड़ा, सुल्तान के दरवाजे पर नगाड़ा टंगा होता था, जो इस बात की निशानी थी कि उस घर में रहने वाला व्यक्ति सुल्तान है। नगाड़ा जो युद्ध के मैदान में बजाया जाता है। दूसरी निशानी क्या थी बच्चों? छत्र। जो छतरी होती है, जब सुल्तान चलता था तो उसके ऊपर छतरी होती थी। तो ये 2 चीजें सुल्तान की निशानियां थी। ठीक है, नगाड़ा और छत्र। कहा जाता है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने ये दोनों ही निशानियां 40 गुलाम सरदारों का जो दल था, उसमें जो व्यक्ति लीड कर रहा था गयासुद्दीन बलबन, उसके दरवाजे पे टंगवा दिया था। और वैसे सही भी था, चूंकि नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था, लेकिन सारा कार्य कौन कर रहा था? यही तुर्क चहलगानी के लोग, और बलबन उन्हें लीड कर रहा था। तो सुल्तान ने नगाड़ा और छत्र दोनों बलबन के दरवाजे पर टंगवा दिया था। समझ में आ गया बच्चों? लिख लीजिएगा आप लोग कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में 40 गुलाम सरदारों के दल को गयासुद्दीन बलबन लीड कर रहा था। ठीक है, उसका नेतृत्व कर रहा था।
सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 40 गुलाम सरदारों के दल का नेतृत्व गयासुद्दीन बलबन कर रहा था। वो बहुत प्रभावशाली था, वो बहुत प्रभावशाली था। अतः सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने सुल्तान के दो चिन्ह, सुल्तान की दो निशानियों को, नगाड़ा और छत्र को बलबन के दरवाजे पर टांग दिया था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने सुल्तान की दो निशानियों को, नगाड़ा और छत्र, बलबन के दरवाजे पर टांग दिया था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आप देखिए, अच्छा उसने बलबन को, यानी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि भी दी थी। कौन सी उपाधि थी भाई? चलिए देखा जाए, ये चीजें क्लियर हो गई ना। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि से सम्मानित किया। एक क्या, दो उपाधियां। बलबन को उसने अपना नायब नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया बच्चों? नायब। नोट कर लीजिए, नायब का मतलब होता है सुल्तान के बाद जिसका रुतबा हो उसको नायब कहते हैं। नायब समझ में आ गया बच्चों? नायब कोई प्रमुख व्यक्ति है, उसके बाद जो व्यक्ति हो वो नायब कहलाता है। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना नायब नियुक्त किया। नासिरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना नायब नियुक्त किया। गयासुद्दीन बलबन को अपना नायब नियुक्त किया, यह चीज आप नोट कर लीजिए। गयासुद्दीन बलबन को अपना नायब नियुक्त किया। ये हो गया। एक और उपाधि से सम्मानित किया था उसने बलबन को, उलूग खान की उपाधि से। कौन सी उपाधि थी बच्चों? उलूग खान की उपाधि से सम्मानित किया। मुझे पता है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर उलूग खान का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, उलूग खान जो उपाधि थी, बेसिकली ये ईरान की उपाधि थी। मुझे जहां तक अंदाजा है कि ईरान की किसी योद्धा की उपाधि थी। उलूग खान की उपाधि से सम्मानित किया था। यानी बलबन को उसने दो उपाधियां दी, नायब, अपना नायब बनाया, और उलूग खान की उपाधि से सम्मानित किया। यहां चीजें समझ में आ रही हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताएं, सब ठीक है? तो बलबन का मर्तबा बुलंद था, बलबन बहुत शक्तिशाली हो गया था उस जमाने में। अच्छा, बलबन ने भी इसका बड़ा फायदा उठाया बच्चों। जी हाँ, बलबन ने भी इसका बहुत फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया उसने? तो बलबन ने क्या फायदा उठाया? तो बलबन ने अपनी बेटी की शादी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कर दी। यानी बलबन ने सुल्तान के साथ अपने जो रिलेशन थे उसको मजबूत कर लिया। उसने अपनी बेटी की शादी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कर ली और सुल्तान को अपना दामाद बना लिया। तो नोट कर लीजिएगा कि गयासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटी का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटी का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर हो रही है? बोलिए। और बच्चों, चूंकि हिस्ट्री में ये जो क्लासेस चल रही हैं मेडावल हिस्ट्री की, ये सीक्वेंस में आ रही हैं। जैसा कि शाम में भी मैं क्लास
सुबह और शाम दोनों मीटिंग में क्लासेस ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे दोनों मीटिंग की क्लासेस देखें, क्योंकि हिस्ट्री एक सीक्वेंस में रहती है ना। आप पिछली क्लास को अगर बंक करेंगे वो अगली क्लास को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो दोनों ही क्लासेस देखिए प्लीज़, सुबह और शाम की क्लासेस ज़रूर देखिए। तो आपने देखा कि बलबन ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है बच्चों आप लोगों को? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि ठीक है, ये 40 गुलाम सरदारों का जो दल था जिसका नेतृत्व बलबन कर रहा था, सीधे सीधे हम लोग तुर्क चालीसा लिख लेते हैं। 40 तुर्क गुलाम सरदारों का गुट तुर्क चालीसा कहलाया। तो ये 40 तुर्क गुलाम सरदारों का जो गुट था तुर्क चालीसा, इसमें ये मामला था बच्चों कि बलबन इसका नेतृत्व कर रहा था। अब आप समझिए, जैसे 39 सरदार एक तरफ और एक आदमी एक तरफ, कहने का मतलब कि बलबन जो है जब इनका नेतृत्व करने लगा और बलबन ने सुल्तान से अपनी बेटी की शादी कर दी, तो ये 39 के कान खड़े हो गए। इनको लगने लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बलबन सुल्तान बन जाए, और उनका सोचना लाजमी था। आप जानते होंगे कि ये एक बड़ा ही प्रॉपर वे में ये बात है कि आप 4-5 दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त सेलेक्ट हो जाए, मान लीजिए किसी सेलेक्ट हो जाए, तो चारों दोस्तों को खुशी भी होती है और गम भी होता है। खुशी इस बात की होती है कि हमारा दोस्त सेलेक्ट हो गया, और गम इस बात का होता है कि वो हमसे आगे निकल गया या हमसे आगे निकल गया। तो समझ गए आपने, वही बात थी कि ये जो 39 सरदार थे वो कहीं ना कहीं से अंदर ही अंदर बलबन से जलन रखने लगे, ज्वालसी रखने लगे कि भाई कैसे एक आदमी जो हम ही में कल था, हमारे साथ बैठता था उठता था, वो कैसे हमें छोड़कर आगे जा सकता है। तो एक इंसानी फितरत होती है ये चीज़। तो 39 जो सरदार थे वो थोड़ा सा उनके अंदर बलबन के प्रति ज्वालसी आ गई। कहा जाता है कि इन 39 ने धीरे धीरे अब बलबन से डिस्टेंस मेंटेन करनी शुरू कर दी, बलबन को एक तरह से अपने से दूर करना शुरू कर दिया। 39 ने एक नए लड़के को सर्च किया। इस लड़के का नाम था ईमानुद्दीन रेहान। क्या नाम था बच्चों? ईमानुद्दीन रेहान। ये एकदम नया लड़का था ईमानुद्दीन रेहान, है ना, योग्य व्यक्ति था। कहा जाता है कि इसको सर्च किया 39 सरदारों ने और कहीं ना कहीं सुल्तान पर दबाव बनाने लगे। क्या दबाव बनाने लगे? कि भाई हम चाहते हैं कि बलबन को आप हटा दीजिए यहाँ से, और उसकी जगह पर ईमानुद्दीन रेहान को जो है वो अपना नायब बनाइए आप। अब जाहिर सी बात है बच्चों, 39 एक तरफ और एक एक तरफ, तो सुल्तान ने देखा कि भाई ये 39 जो है वो भाई प्रेशर बना रहे हैं, तो सुल्तान को इनकी बात माननी पड़ी। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, आखिर ये 39 जब इतने शक्तिशाली थे तो ये सुल्तान क्यों नहीं बन गए? तो बच्चों अब तक जो है इनके अंदर वो शक्ति नहीं थी कि ये सुल्तान का पद अपने हाथों में ले सके। और सबसे बड़ी चीज थी बच्चों, एक चीज और है कि ये डिप्लोमेट थे। हमेशा याद रखिएगा, ये डिप्लोमेट थे। क्या थे? डिप्लोमेट थे। ये सामने नहीं आना चाहते थे, सारा काम पर्दे के पीछे करते थे, सारा काम पर्दे के पीछे करते थे। अब यहां पर मसला यह था कि इन 39 ने सुल्तान पे दबाव बनाया कि आप ईमानुद्दीन रेहान को अपना नायब बनाइए और बलबन को दिल्ली से हटा दीजिए। कहा जाता है सुल्तान को 39 सरदारों की बात माननी पड़ी
और इमानुद्दीन रेहान को उसने अपना नायब घोषित कर दिया। बलबन को उसके पद से हटा दिया गया और बलबन का ट्रांसफर जो है दिल्ली से कुछ दूर हांसी में कर दिया गया। हांसी एक जगह थी बच्चों, यहाँ बलबन का ट्रांसफर कर दिया गया और 39 सरदार दिल्ली के दरबार में आ गए और बलबन हट गया वहां से। इमानुद्दीन रेहान को नायब बनाया गया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं बच्चों, सारा काम तो यही लोग करते हैं। गाज गिरती है मोहरे के ऊपर, सामने वाले के ऊपर, गाज गिरती है सामने वाले के ऊपर। तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे कि जो इमानुद्दीन रेहान था, एक्चुअली में ये बड़ा बेहतरीन युवा था। कहते हैं कि बड़ी मतलब एक कहते हैं कि सुल्तान के नायब के पद पर ये पहुंचा और बलबन की सारी शक्तियां इसने अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन मामला ये था कि देखिए, मामला यहाँ 39 वर्सेस 1 पर ही चल रहा था, यानी 39 सरदार एक तरफ और एक सरदार एक तरफ। अच्छा, बलबन भी कैसा था कि ही वॉज अ वेरी नाइस डिप्लोमेट ऑफ देयर टाइम। ही वॉज लुकिंग द होल एक्टिविटीज इन द पैलेस दैट टाइम। पूरा सब कुछ देख रहा था, फांसी से नजर बनाए हुए था और वो देख रहा था। कहा जाता है कि धीरे धीरे बलबन ने, अच्छा, जो इमानुद्दीन रेहान था बच्चों, ये वास्तव में एक हिजड़ा था। क्या था? एक हिजड़ा था, लेकिन क्वालिटी थी इसके अंदर, मेहनती था, तो नायब के पद पे पहुंचा। कहते हैं कि बलबन ने धीरे धीरे अपनी ग्रिप बनानी शुरू कर दी। यहां पर आपको नोट करना होगा कि तुर्क चालीसा के सरदारों में फूट पड़ गई। 39 सरदार बलबन से जलन रखने लगे। नोट कर लीजिएगा, तुर्क चालीसा के सरदारों में 39 सरदार बलबन से जलन रखने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं न कहीं बलबन की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है और कहीं बलबन सुल्तान न बन जाए। क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं न कहीं बलबन की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है और कहीं बलबन सुल्तान न बन जाए, और कहीं न कहीं बलबन सुल्तान न बन जाए। कहीं न कहीं बलबन सुल्तान न बन जाए। लिख लीजिएगा कि 39 सरदारों ने 39 सरदारों ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद पर दबाव बनाया कि वो बलबन को उसके पद से हटा दे और उसके स्थान पर इमानुद्दीन रेहान को अपना नायब नियुक्त करे। उन 39 सरदारों ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद पर यह दबाव बनाया कि वो बलबन को उसके पद से हटा दे और उसके स्थान पर इमानुद्दीन रेहान को अपना नायब नियुक्त करे। सुल्तान ने ऐसा ही किया। बलबन को उसके पद से हटा दिया गया और उसका ट्रांसफर हांसी में कर दिया गया। बलबन को उसके पद से हटा दिया गया और उसका ट्रांसफर हांसी में कर दिया गया। बलबन के स्थान पर इमानुद्दीन रेहान को सुल्तान ने अपना नायब नियुक्त किया। नोट कर लीजिएगा, इमानुद्दीन रेहान को अपना नायब नियुक्त किया। सुल्तान ने इमानुद्दीन रेहान को अपना नायब नियुक्त किया। अच्छा बच्चों, बात यहां तक चलिए हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था कि जो बलबन था, अब यहां पर जो लड़ाई थी वो 39 वर्सेस 1 की थी। बलबन धीरे धीरे सारा तमाशा देख रहा है, बैठकर हांसी से सारा तमाशा देख रहा था। और धीरे धीरे बच्चों, कहा जाता है कि बलबन जो है वो दिल्ली पर धीरे धीरे अपना ग्रिप बना रहा था। कहा जाता है कि उसने दिल्ली के बड़े बड़े सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। दिल्ली के बड़े बड़े सरदारों को अपनी तरफ उसने मिला लिया। और ये भी कहा जाता है
कि एक समय ऐसा आया कि बलबन का फिर से दिल्ली पर वर्चस्व स्थापित हो गया। जी हाँ बच्चों, और सुल्तान ने जब बलबन के वर्चस्व को देखा या उसे लगा कि बलबन जो है शक्तिशाली हो गया है, तो सुल्तान ने तुरंत बलबन को दिल्ली बुलाया और इमानुद्दीन रेहान को उसके पद से हटा दिया गया और बलबन को फिर से नायब और उलूग खान नायब बनाया सुल्तान ने, और उसे फिर से उलूग खान की उपाधि दी गई। कहा जाता है कि बलबन वापस दिल्ली आया और एक एक करके उसने अपने साथी गुलाम सरदारों की हत्या करवानी शुरू कर दी। जी हाँ बच्चों, बलबन ने 39 गुलाम सरदारों की हत्या करवा डाली। कहा जाता है कि एक एक गुलाम सरदार मरने लगे। कहीं लाश झाड़ी में, कहीं लाश कहीं पाई गई, कहीं झाड़ी में पाई गई। 39 सरदार एक एक करके मरने लगे। और कहा जाता है कि बलबन ने अपने दामाद सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को भी नहीं छोड़ा। वो इतना, चूंकि सारे रास्ते से कांटे साफ हो चुके थे, अब बलबन के सामने सीधे सीधे सिंहासन दिखाई दे रहा था, है ना। बलबन ने अपने दामाद सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को जेल की सलाखों में डाल दिया और विद्वान कहते हैं कि जहर देकर बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी। 1265 ईस्वी में जहर देकर बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी। बच्चों, एक बार प्रश्न आया था कि वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जिसके दोनों हाथ दिल्ली के सरदारों और इल्तुतमिश के वंशजों के रक्त से रंगे हुए थे, खून से रंगे हुए थे। वो बलबन था। कहा जाता है कि बलबन ने एक एक करके अपने साथी सरदारों की हत्या करवाई और उसके बाद 1265 में वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि गयासुद्दीन बलबन ने धीरे धीरे दिल्ली पर अपनी पकड़ बनाई। गयासुद्दीन बलबन ने धीरे धीरे दिल्ली पर अपनी पकड़ बनाई। उसने दिल्ली के महत्वपूर्ण सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। उसने दिल्ली के महत्वपूर्ण सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। बलबन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और सुल्तान ने उसे झांसी से वापस दिल्ली बुला लिया और सुल्तान ने उसे झांसी से वापस दिल्ली बुला लिया। और सुल्तान ने उसे झांसी से वापस दिल्ली बुला लिया। लिख लीजिएगा कि जब बलबन वापस आया तो उसने अपने साथी गुलाम सरदारों की हत्या करवानी शुरू कर दी। जब बलबन वापस दिल्ली आया तो उसने ये भी लिख लीजिएगा कि जब बलबन वापस दिल्ली आया तो फिर से उसे सुल्तान ने अपना नायब नियुक्त किया और उसे उलूग खान की उपाधि से सम्मानित किया। फिर से सुल्तान ने उसे अपना नायब नियुक्त किया और उलूग खान की उपाधि से सम्मानित किया। अब आप लोग लिखेंगे कि बलबन ने अपने साथी 39 सरदारों की एक एक करके हत्या करवा डाली। बलबन ने अपने साथी 39 सरदारों की एक एक करके हत्या करवा डाली। लिख लीजिएगा बच्चों कि इस प्रकार
बलबन ने अपने दामाद और सुल्तान नासरुद्दीन महमूद को कारागार में डलवा दिया। बलबन ने अपने दामाद और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को कारागार में डलवा दिया और जहर देकर उसने सुल्तान नासरुद्दीन महमूद की हत्या करवा डाली। और जहर देकर उसने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा डाली। तो नोट कर सकते हैं कि इस प्रकार 1265 ईस्वी में अब सुल्तान की हत्या हो गई, जहर दे के मरवा दिया बलबन ने, और बलबन ने स्वयं सिंहासन को ग्रहण कर लिया, है ना बच्चों। बलबन ने सिंहासन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और इतिहास में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो बच्चों, कहा जाता है कि बलबन ने इतना ही नहीं बल्कि सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के ख़ानदान के जो लोग थे, जैसे उसके वंशज जो थे, उनकी भी हत्या करवाई। कहा जाता है कि जितने भी उसके समकक्ष लोग थे या सुल्तान इल्तुतमिश के ख़ानदान में जो बच्चे थे, उनकी एक एक करके हत्या करवाई। कहा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन एक ऐसा सरदार है जिसके दोनों हाथ 39 ग़ुलाम सरदारों के रक्त से और सुल्तान इल्तुतमिश के और सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के वंशजों के रक्त से रंगे हुए थे। यानी सबको मार कर, अपने 39 साथियों को मारकर, सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के वंशजों को मारकर वो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से सिंहासन को ग्रहण करता है। तो बच्चों, अब जो है हम लोग इस टॉपिक पर आ गए हैं जिसमें हम लोग सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चूँकि बहुत ही आप समझ जाइए कि सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से। थोड़ा सा हम लोग इस क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि ये कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा आज, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करना बनता है बच्चों। सन 1265 में बलबन जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया। नोट करेंगे। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ठीक है ना। 1265 में ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। बच्चों, इसके बारे में बड़ी कुछ रोचक घटनाएं हैं। कहा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन जब सुल्तान बना था, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप लोगों से, क्योंकि बलबन का टॉपिक काफ़ी बड़ा है और ये टॉपिक जो है वो एक दिन में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस क्लास में हम थोड़ा सा बलबन के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि बलबन जब दिल्ली का सुल्तान बना तो बच्चों सबसे बड़ी चीज़ ये थी, दो चीज़ें थी बच्चों उसके ऊपर, बलबन के ऊपर दो गुनाह थे। पहला गुनाह तो ये था कि बलबन जो है एक ग़ुलाम था, तो जो ग़ुलामी का दाग था वो बलबन को धोना था। दूसरा जो गुनाह उसका ये था कि वो इतने लोगों की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था। तो जो हत्या का दाग था, जो उसके दामन पर खून के दाग थे, उस दाग को बलबन धोना भी चाहता था। समझ गए आप? यानी बलबन ग़ुलाम रह चुका था तो ग़ुलामी का जो दाग था वो उसे धोना था। दूसरा ये था कि इतने लोगों का मर्डर करने के बाद
वो दिल्ली का सुल्तान बनता है तो ये हत्या का जो दाग था वो भी उसको धोना था। तो कहा जाता है कि बलबन ने ये ऐलान किया था, है ना, क्या ऐलान किया? बलबन ने ये ऐलान किया कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं कोई मामूली इंसान हूँ तो दरअसल वो गलत है। बलबन कहता है कि दरअसल मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं प्राचीन ईरान के अफरासियाब वंश का एक व्यक्ति हूँ। वो अपने आप को ईरान के प्राचीन अफरासियाब वंश से जोड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बलबन क्या कहता है? स्वयं को प्राचीन अफरासियाब वंश से जोड़ता है। ये कौन है अफरासियाब वंश बच्चों? चलिए देखा जाए। वो कहता है कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि मैं ईरान के प्राचीन अफरासियाब वंश से जुड़ा हूँ। ये चीज़ आपने नोट किया बच्चों कि बलबन जब सुल्तान बना तो उसके दामन पे 2 दाग थे। पहला दाग तो ये था कि बलबन गुलाम रह चुका था, ये बात सब जानते हैं, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। दूसरा दाग ये था कि उसने इतनी सारी हत्याएं की, इतनी सारे मर्डर्स किए थे, तो जो खून का धब्बा था जो उसके दामन पे लगा था उसे भी उसे धोना था। तो ये दोनों चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी। और बलबन का जो शासनकाल है, उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो प्लानिंग्स हैं, आपको इसी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब ये था कि भाई वो गुलाम था। अच्छा, जनता में अपनी पैठ बनाना, जनता में अपना एक रुतबा बनाना, सिंहासन और ताज के महत्व को स्थापित करना बलबन के लिए बहुत ज़रूरी था। तो बलबन क्या कहता है? बलबन कहता है कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं ईरान के प्राचीन अफरासियाब वंश से संबंधित, ईरान के प्राचीन अफरासियाब वंश से संबंधित। बलबन ने स्वयं को इसी राजवंश से जोड़ा था। बच्चों आपको पता ही होगा कि ईरान का जो पुराना नाम है वो फारस मिलता है। क्या मिलता है? फारस। ये अफरासियाब वंश जो है ना, ईरान का पौराणिक राजवंश है, जिसमें रुस्तम और सोहराब का जिक्र आता है। आपने रुस्तम का नाम सुना है? रुस्तम और सोहराब, ये ईरान के 2 महान योद्धा थे। कहा जाता है कि ईरान के ये पौराणिक योद्धा थे, ईरान के महान योद्धा थे रुस्तम और सोहराब। तो बलबन कहता है कि मैं इन्हीं के खानदान से हूं, मैं इन्हीं से जुड़ा हूं, मैं इन्हीं से जुड़ा हूं। तो बच्चों कहा जाता है कि बलबन ने ईरानी रीति रिवाज को भारत के दरबार में शामिल किया। कहा जाता है कि ईरानी फारसी रीति रिवाज, फारसी संस्कृति को भारत में पहली बार लाने वाला व्यक्ति गयासुद्दीन बलबन था। फारसी संस्कृति को भारत में लाने वाला पहला व्यक्ति गयासुद्दीन बलबन था, जिसमें आपने सजदा और पाबोस का नाम सुना होगा। उसने नौरोज के त्यौहार की शुरुआत की। तो गयासुद्दीन बलबन ने फारसी रीति रिवाज को भारत में शुरू किया। तो बच्चों ये जो हम लोगों की क्लास है गयासुद्दीन बलबन पर, ये क्लास हम लोग अगले जो है टॉपिक अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आज इसको कंप्लीट करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप सबसे कहूँगा कि नेक्स्ट क्लास हम लोगों की सुल्तान गयासुद्दीन बलबन पर आधारित है, तो आप ज़रूर उस क्लास को देखिएगा। और बच्चों ये चीज़ है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों इस क्लास को, है ना। और एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि अगर आप में से कोई बच्चा अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहता हो, अनअकैडमी पर एडमिशन लेके पढ़ना चाहता हो, तो वो प्लस या आइकॉनिक ले सकता है। जैसा कि मैंने बताया है, वो प्लस या आइकॉनिक ले सकता है। यहां पर कोड की जगह आप क्या यूज करेंगे? MNUS। MNUS जो कोड है बच्चों, ये यूज करेंगे तो 10% आपकी फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि इसको यूज करके आप किसी भी टीचर की क्लास को देख सकते हैं और किसी भी नए बैच में आप जुड़ सकते हैं। तो बच्चों यहां पर यूज करिए कोड
यहाँ पर यूज़ करिए कोड MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। बच्चों आप सभी क्लास में आए इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ में ये बच्चों के आप क्लास को आप बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ में ये कि आप सभी क्लास में आए इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।